नमस्कार साथियों। एक बार आप सभी का जीएस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज से हम सभी आपके लिए भारतीय संविधान को लेकर एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें संवैधानिक विकास से लेकर हमारे संविधान के जितने तमाम जो प्रावधान है उन प्रावधानों के ऊपर हम हमारे जो लेक्चर है उनको आपके सामने लाएंगे। तो आरपीसी के द्वारा आयोजित होने वाली सभी जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं या एग्ज़ाम है, उनसे संबंधित संविधान और संवैधानिक विकास का जो सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को हमारे जो ये जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे। उदाहरण के लिए आरपीसी के द्वारा आयोजित की जाने वाली सारी जो परीक्षाएं हैं, जिसमें आरएस का एग्जाम है, चाहे वो आरएस प्री का एग्जाम हो या आरएस मेंस का एग्जाम हो या हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम है, उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ जो अन्य पेपर है उनका जो फर्स्ट पेपर है उसका जो जीके और जो जीएस का पार्ट है, या फिर सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है, उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा है, या स्कूल लेक्चरर के जो एग्जाम है उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ साथ जीके का जो पेपर है उसमें जो संविधान का जो पोर्शन है उस पोर्शन को भी इस हमारा जो ये जो सीरीज है उस सीरीज के माध्यम से पूरा का पूरा है उसको कवर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही सेकंड ग्रेड की परीक्षा है या रीट का एग्जाम है या अन्य जो भी महत्वपूर्ण एग्जाम है जो आरपीसी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, और उसमें ये देखा गया है कि संविधान का अधिकतम जो भाग है वो अधिकतम भाग एग्जाम में पूछा जाता है, उसको हम कवर करेंगे। और हमने ये शुरुआत की है कि संवैधानिक विकास के जो जितने जो सारे एक्ट है उस एक्ट का हम बारीकी से अध्ययन करेंगे, और एक्ट के बाद हमारे संविधान की जो विकास यात्रा संविधान सभा के माध्यम से शुरू होती है, उस संविधान सभा का विशद अध्ययन और विवेचन करेंगे। साथ ही प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, हमारी संसद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, कैग के साथ साथ में हमारी जो राज्य विधायिका है उसके बारे में, राज्यपाल, विधानमंडल, हाई कोर्ट, केंद्र राज्य संबंध, राजभाषाओं से संबंधित जो प्रावधान है वो, और साथ ही संवैधानिक संशोधन। और इसके माध्यम से हम एक चीज देखेंगे कि हाल ही में आरपीसी का जो ट्रेंड है, एग्जाम में जो सवाल आने का जो ट्रेंड है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, उस एग्जाम में पूछने के सवालों की नेचर कैसी है, उसके आयाम किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं, उन सभी को ध्यान में रखकर हम आपकी जो भी जिज्ञासा है संविधान के बारे में, उन जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमारी क्लास है वो सर्वश्रेष्ठ क्लास होगी या आप संविधान से जुड़े हुए सारे के सारे जो सवाल है हमारी क्लास के माध्यम से आप सही कर पाएंगे, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा। हाँ, इतना आपको मैं जरूर ये विश्वास दिलाऊंगा कि संविधान का जो हमारा पूरा का पूरा जो पोर्शन है उस पोर्शन को अधिक से अधिक मैक्सिमम किस प्रकार से कवर किया जा सकता है, या जो हमारा संविधान का पोर्शन है उस पोर्शन को हम हल करते हुए हम एग्जाम में बढ़त किस प्रकार से ले सकते हैं, उसके माध्यम से हम प्रयास करेंगे। और आवश्यकता इस बात की रहेगी कि आप क्लास को पूरा ध्यान से सुने और साथ साथ में जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उस टॉपिक का आप पूर्ण मनोयोग के साथ अध्ययन करें, तल्लीनता के साथ अध्ययन करेंगे, ताकि हम है वो अधिकतम सवालों का जो जवाब है वो दे सकें। अब कुछ एग्जाम जो हमने अभी देखे रिसेंटली हुए हैं, उन एग्जामों में जो सवालों का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। अब आपसे सीधे सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जब आपके पास संविधान की थोड़ी डेप्थ जानकारी होगी, एक गहन जानकारी होगी, तभी आप उन सवालों का जो जवाब है वो दे सकते हैं। और हमारी जो ये क्लास रहेगी, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ अगर आपका नेट का एग्जाम है, जब मान लीजिए पब एड है या पॉलिटिकल साइंस है, उसमें भी आप हमारे जो इस सीरीज के माध्यम से अगर आप साथ साथ में अगर पढ़ते हैं तो आप अधिकतम सवालों का जवाब देने में सक्षम होंगे।
तो आज से हम शुरू कर रहे हैं भारतीय संविधान, और संविधान की हमारी जो संवैधानिक विकास यात्रा है वो शुरू होगी कि किस प्रकार से हमारे संविधान का विकास होता है। तो आप देखिए, संविधान का जो ये पोर्शन है, हम कई बार ये अध्ययन करते हैं कि हमारे संविधान में कौन से पार्ट से किस प्रकार से सवाल आते हैं, या एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड है वो क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि ये ट्रेंड, ये आयाम या ये प्रवृत्ति है वो वर्तमान में बदल रही है। अब पहले सीधे से सवाल पूछ लेते थे, लेकिन आजकल मान लीजिए स्टेटमेंट दे देते हैं। कोई भी अगर संविधान का जो भाग है उसके बारे में आपसे 3-4 लाइनें लिखी हुई है और आपसे ये पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। और कई बार तो एक्ट के बारे में या अधिनियम के बारे में, या जो वर्तमान में हमारी पार्लियामेंट के द्वारा, हमारे लेजिस्लेचर या विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं उनके बारे में भी डिटेल से पूछा जाता है। तो उन सवालों का कैसे हमें सामना करना है, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनकी तैयारी कैसे करनी है, उससे संबंधित जो भी जिज्ञासा होगी उस जिज्ञासा को भी हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आज के एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उनके पूछने का तरीका क्या है और वो सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमारे संविधान का जो पोर्शन है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के एक महत्वपूर्ण भाग को रेखांकित करता है, उसको कवर करता है। इसलिए आज से हम हमारे संविधान की यात्रा शुरू कर रहे हैं कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण जो अंश है, प्रावधान है, वो कहां से लिए गए हैं, क्यों लिए गए थे, या किस प्रकार से उनका समावेश किया गया है। अक्सर हम ये देखते हैं, हम चर्चा करते हैं कि ब्रिटेन का संविधान है और ये माना जाता है कि ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान नहीं है। हम ये कहते हैं कि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है। जो ब्रिटिश संविधान है वो संविधान परंपराओं पर आधारित है, कन्वेंशन पर आधारित है, अभिसमयों पर आधारित है। और ये कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग तथा विकास का परिणाम है। वहां पर एकाएक किसी भी संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में चर्चा करें तो हमारा भारत का जो संविधान है उस संविधान का निर्माण हालांकि संविधान सभा के द्वारा किया गया था, लेकिन ये जो हमारा संविधान है उस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो क्रमिक सुधार लाए गए थे, कुछ जो एक्ट लाए गए थे, कुछ कानून बनाए गए थे, कुछ अधिनियम बनाए गए थे, उसका परिणाम आज हमारे संविधान के ऊपर है, वो परिलक्षित होता है। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हम ये कहते हैं कि हमारे संविधान का एक बहुत बड़ा जो भाग है वो भाग 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। और उसी भारत शासन अधिनियम के एक बड़े भाग को हमारे संविधान के अंतर्गत है शामिल किया गया है, उन प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो रोचक बात यह है कि हमारे संविधान के निर्माण होने से पहले ब्रिटिश सरकार के जो प्रयास थे, जो एक्ट लाए गए थे, वो एक्ट किस प्रकार के थे, उसमें किस किस प्रकार के प्रावधान किए गए थे। केंद्रीय विधानमंडल को लेकर, प्रांतीय विधानमंडल को लेकर, गवर्नर जनरल की शक्तियों को लेकर, या ब्रिटिश संसद का किस प्रकार से नियंत्रण रहा था, उसको लेकर अनेक प्रकार के प्रावधान किए गए थे। और उन प्रावधानों का हमारे संविधान के ऊपर प्रभाव है वो परिलक्षित होता है। तो कौन कौन से प्रावधान थे, समय समय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए थे, उन अधिनियम की लाने के क्या कारण थे, क्या प्रावधान किए गए थे, अर्थात उन एक्ट की। तो हम ये देखेंगे कि वो जो एक्ट लाए गए थे, उन एक्ट के लाने का कारण क्या था, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिन कारण या जिनके कारण ब्रिटिश सरकार इस बात को लेकर मजबूर हुई कि भारत में अब हमें प्रशासनिक सुधारों को लेकर या कुछ
संवैधानिक प्रावधानों को लेकर हमें है वो इस एक्ट को लाना पड़ेगा। दूसरा, उस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए, या हम ये कहें कि उस एक्ट की क्या विशेषताएं थी अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे मैंने पहले बताया था कि गवर्नर जनरल को लेकर या गवर्नर को लेकर या प्रांतीय विधानमंडल को लेकर या केंद्रीय विधानमंडल को लेकर किस प्रकार के प्रावधान किए गए थे, उसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि उसकी कमियां क्या थी, उसमें क्या त्रुटियां रह गई, या उस एक्ट के क्या दोष थे, या कुछ ऐसे तत्व जो उस एक्ट में शामिल कर देने थे उन एक्ट में शामिल नहीं किया गया था। और साथ में हम उस एक्ट का मूल्यांकन देखेंगे कि एक्ट का महत्व क्या रहा, और साथ ही अलग अलग लोगों ने उस एक्ट को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रियाएं दी। किसी संवैधानिक विशेषज्ञ ने या विधि विशेषज्ञ के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा उस एक्ट को लेकर किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी, उसका महत्व क्या था, उसके बारे में हमें वो जो विशद जो चर्चा है वो चर्चा हमारे इस आज पहले चैप्टर के माध्यम से हम शुरू करेंगे। और हम संविधान की जो हमारे जो प्रत्येक पहलू है, जो प्रत्येक जो प्रावधान है वो हमारे संविधान में शामिल है। हम देखेंगे कि आज तक एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं और उसी ट्रेंड के आधार पर हमारे संभावित जो सवाल है एग्जाम में वो कैसे हो सकते हैं, उन क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है या हमें कैसे तैयार करना है कि हमारा जो आगामी एग्जाम है उस एग्जाम में हमें अधिकतम है वो लाभ प्राप्त हो सके। तो हम आज से चलेंगे कि संवैधानिक विकास की यात्रा पर। सबसे पहले साथियों ये आता है कि संविधान है क्या। अगर हम बात करें संविधान की तो हमारा जो संविधान है वो संविधान एक देश का सबसे बड़ा कानून है। देश का सर्वोच्च जो कानून है उस कानून को हम संविधान कह सकते हैं। और उस संविधान के द्वारा हमारे पूरे देश का जो राजनीतिक ढांचा है उस ढांचे को निर्धारित किया जाता है कि शासन के अंग क्या होंगे, शासन का कौन सा अंग किस प्रकार की जो शक्ति है उस शक्ति का प्रयोग करेगा। ये सारी चीजें हमें संविधान के माध्यम से निर्धारित करने के बाद हमें देखने को मिलती है। आज हम अगर किसी देश का राजनीतिक ढांचा अगर समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखेंगे कि भारत का संविधान कैसा है, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, अमेरिका का संविधान कैसा है। जैसे ये लिखा है कि किसी भी देश के संविधान की एक विकास यात्रा होती है। संविधान का निर्माण एकाएक संविधान सभा के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि में अगर हम उसके अतीत में जाएं तो हम ये देखेंगे कि उस देश के संविधान में जो अतीत की जो पृष्ठभूमि है, जो विकास यात्रा है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जिस प्रकार से हम एक भवन देखते हैं और उस भवन की जो बुनियाद है वो उसकी नींव पर निर्भर करती है, उसी प्रकार संविधान को समझने से पहले हम उस देश का जो एक संवैधानिक यात्रा है, जो एक संवैधानिक विकास क्रम है, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे लिखा है कि किसी भी संविधान को समझने के लिए उसकी पृष्ठभूमि और उसके इतिहास को जानना जरूरी होता है। आज हम अमेरिकी संविधान को पढ़ते हैं तो हम अमेरिकी जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका अध्ययन करते हैं, या उससे पहले जो अमेरिका में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, वहां पर कौन कौन से सुधार किए गए थे, कौन कौन से कानून लाए गए थे, उन कानूनों का अध्ययन करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान को अगर हमें समझना है तो उससे पहले जब हमारा संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था, उससे पहले की जो संवैधानिक यात्रा थी उसको हमें समझना होगा। तो भारत में संवैधानिक विकास को एक लंबी विकास यात्रा तय करनी पड़ी। 1773 से लेकर
जब तक हमारी संविधान सभा मार्च 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आता है और उसके द्वारा संविधान सभा का जो कार्यक्रम जारी किया जाता है, उस दरमियान कई प्रकार के जो एक्ट है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा लाए गए थे। हम उन एक्ट को देखेंगे कि उसमें क्या क्या मुख्य प्रावधान थे। जैसे यहां लिखा है कि भारत में अंग्रेज 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए और जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस कंपनी को भारत में व्यापार करने के जो अधिकार है उन अधिकारों को प्रदान किया था। और उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, उस पर नियंत्रण बढ़ाने के लिए समयबद्ध तरीके से कुछ कानूनों का निर्माण किया गया था, कुछ अधिनियम लाए गए थे, कुछ व्यवस्था करी थी। उस व्यवस्था को हम देखेंगे। तो हमारा जो संविधान सभा से पहले जो हमारी संवैधानिक विकास जो यात्रा थी उसको हमने दो भागों में बांटा है। एक था कंपनी का शासन, जो 1773 से शुरू होकर 1857 तक, जब 1857 की क्रांति होती है उससे पहले कौन कौन से एक्ट थे, उसमें ब्रिटिश जो शासन था, यहां पर कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसमें कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, उसका हम विशद अध्ययन करेंगे, विशद विवेचन करेंगे। और दूसरा जो हमारा पक्ष है वो ये है कि जो ब्रिटिश राज का शासन था, जो 1858 से लेकर 1947 तक, जब हमारा देश आजाद होता है उस समय लाया गया था। उसके बाद कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, जब हमारा देश स्वतंत्र होता है उस समय तक कौन सा कानून था, उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो ये कि कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक। तो इसमें आप देखिए मुख्यतया 4 जो एक्ट है उनका हमें अध्ययन करना है और चारों एक्ट के प्रावधानों को लेकर, जैसे मैंने अभी कहा था, आरपीसी के हर एग्जाम में कोई न कोई क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जैसे पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और तीसरा है 1813 का चार्टर एक्ट, और चौथा है 1833 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1853 का। तो मुख्य रूप से 1857 की क्रांति से पहले 4 प्रकार के जो एक्ट है, जो अधिनियम है, उनका हमें अध्ययन करना है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जब पिट्स यंगर है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये एक्ट है वो लाया गया था। फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है और वो जो 1857 की क्रांति के बाद के जो चार्टर जो एक्ट है वो हम उसका बाद में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम आज लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेशन का अर्थ ही होता है विनियमन करना, या हम इसको कह सकते हैं किसी व्यवस्था के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, उसका नियंत्रण करना, उसको विनियमित करना, उसके ऊपर नियंत्रण रखना, उसके ऊपर नजर रखना। तो ये एक्ट है वो लाया गया था 1773 में। अब इसके कारण क्या थे, ये एक्ट क्यों लाया गया था? तो पहला जो कारण था वो था कि उस समय बंगाल में द्वैध शासन था। एक तरफ कंपनी का शासन था और एक तरफ बंगाल में नवाब का शासन था। तो 2 प्रकार के शासन था और उससे कई प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो गई थी और उन बुराइयों के उपचार की आवश्यकता थी। दूसरा, इंग्लैंड के शासकों को इस बात का डर था कि भारत से लौटने वाले कर्मचारी इंग्लैंड के जनजीवन को भ्रष्ट न बना दे, क्योंकि उस समय भारत में कार्यरत ब्रिटिश जो कार्मिक थे
जो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे थे वो यहां से संपत्ति को अनैतिक साधनों के द्वारा अपनी संपत्ति को इंग्लैंड ले जा रहे थे। और इंग्लैंड में जो सरकार थी उस सरकार को इस बात का डर था कि कई ये जो कर्मचारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में कार्यरत थे और वो ब्रिटेन में आकर यहां पर भ्रष्टाचारी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे, तो सरकार ने यह महसूस किया कि हमें एक ऐसा एक्ट लाना है, उस एक्ट के माध्यम से हम जो कंपनी का शासन है भारत में उसको हम नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, उसके ऊपर कुछ प्रतिबंधों की स्थापना करेंगे ताकि वहां के जो कर्मचारी है वो कर्मचारी अनैतिक साधनों का सहारा नहीं ले। और यहां पूरे भारत में जो प्रशासनिक ढांचा था कंपनी का उसमें उनको सुधार की आवश्यकता महसूस हुई, उसमें उनको सुधार की आवश्यकता महसूस हुई थी। और कंपनी का उस समय भ्रष्टाचार चरम पे था और कंपनी को यह लग रहा था कि उसका जो वित्तीय ढांचा है वो कभी भी चरमरा सकता है, वित्तीय ढांचा कभी भी संकट की स्थिति में आ सकता है। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। अब सवाल ये आता है कि ये जो 1773 का जो चार्टर एक्ट था उसका महत्व क्या था, उसका महत्व क्या था? उसका महत्व यह था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को नियमित और नियंत्रित करने का दिशा में ब्रिटिश सरकार का यह पहला कदम था कि किस प्रकार से जो कंपनी के जो कर्मचारी थे जो अनैतिक गतिविधियों में या भ्रष्टाचार में पूर्णतया लिप्त थे उनका किस प्रकार से उपचार किया जाए, उस बुराई को दूर किया जाए। तो ब्रिटिश सरकार का पहला प्रयास था भारतीय मामलों में जो कंपनी से संबंधित था वहां पर हस्तक्षेप करना और इसके द्वारा कंपनी के जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य थे उन कार्यों को पहली बार हस्तक्षेप मिला था और भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की है वो नींव रखी गई थी। इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम में पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया था। कंपनी के कुछ कार्य निश्चित किए गए थे, उसका राजनीतिक ढांचा और उसका प्रशासनिक स्वरूप है उसको निश्चित करने का प्रयास किया गया था। अब कंपनी क्या हुआ, व्यापारिक संगठन तो थी पहले लेकिन इसके साथ साथ कंपनी अब एक राजनीतिक संगठन भी बन गई थी। उसकी राजनीतिक सीमाओं को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। इससे भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के द्वार भी खुले क्योंकि अब कंपनी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा, उसकी शक्तियों को विनियमित करने के प्रयास किए गए और ऐसा लगा कि इस एक्ट के माध्यम से भारत में जो एक व्यवस्थित अंग्रेजी प्रशासन है उसकी शुरुआत होने जा रही थी। अब ये जो 1773 का एक्ट था उसके अंतर्गत प्रयास क्या किए गए थे, क्या प्रावधान थे, उस अधिनियम की क्या विशेषताएं थी, भारतीय राजनीतिक कंपनी का जो राजनीतिक और जो प्रशासनिक ढांचा था उसमें किन किन तत्वों को शामिल किया गया था। अब पहला जो प्रावधान था वो ये था कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और पहले आप देख रहे हैं जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के वो थे वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि 1700 पहले वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर कहा जाता था। आज हम गवर्नर के लिए जो हमारे यहाँ पे जो हिंदी शब्दावली है उसमें हम राज्यपाल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो वॉरेन हेस्टिंग जो पहले बंगाल के गवर्नर थे 1773 के एक्ट में उनको है वो गवर्नर जनरल बंगाल का घोषित किया गया। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग है वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने।
दूसरी विशेषता क्या थी कि बंबई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उनको अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर लिया गया। लेकिन किस मामले में किया गया? दो मामलों में किया गया था। पहला था युद्ध और दूसरा था संधि के विषय में। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारिणी जो परिषद थी, उस परिषद का गठन है वो इस 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उस एक्ट तहत किया गया था। और यह दिया गया था कि परिषद में बहुमत से निर्णय तथा गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया। मान लीजिए यदि परिषद में कोई निर्णय हो रहा है और उसमें मत बराबर की स्थिति है, तो इस स्थिति में गवर्नर जनरल को यह दिया गया कि आपको निर्णायक मत, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कास्टिंग वोट, तो कास्टिंग वोट का जो अधिकार है वो अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। बंगाल का जो गवर्नर था अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको शामिल कर लिया गया था। 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद थी और निर्णायक मत जो था वो गवर्नर जनरल के पास था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निदेशक मंडल का गठन किया गया। आप देखिए निदेशक मंडल एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि उस कंपनी के स्वामियों का मंडल था। तो 1773 के एक्ट में निदेशक मंडल आया और 1784 का आगे जब हम पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे उस एक्ट में प्रावधान किया गया है नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो प्रावधान है वो प्रावधान 1784 के एक्ट में किया गया था। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें टोटल 24 जो निदेशक है वो नियुक्त किए गए थे। ठीक है, उसमें से नियुक्ति का जो कार्यकाल है वो 4 वर्ष रखा गया था, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 25% है प्रतिवर्ष सेवानिवृत्ति का प्रावधान था या उनके रिटायर्ड होने का प्रावधान था। अब पहले अपन ने ये पढ़ा था कि 1773 का जो ये रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था, लाने का एक कारण ये था कि कंपनी में भ्रष्टाचार की जो गतिविधियां थी वो चरम सीमा पर थी और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो निजी व्यापार में लिप्त थे। तो दोनों बुराइयों को, एक तो कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार में लिप्त रहना और दूसरा जो भ्रष्टाचारी गतिविधियां थी उन गतिविधियों को भी नियंत्रित करने का प्रयास है वो इस एक्ट के द्वारा किया गया था। निजी व्यापार पर रोक और रिश्वत लेने पर रोक, ये सबसे बड़ी कमजोरियां थी और इन कमजोरियों को लेकर ही ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उस एक्ट को लाने का प्रयास किया गया था। अब आप देखिए इसके अंतर्गत ब्रिटिश जो सम्राट थे जॉर्ज तृतीय, उनको यह अधिकार दिया गया था कि आप कलकत्ता में फोर्ट विलियम में आप एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करने का अधिकार दिया गया था और इसी प्रावधान के कारण फिर 1774 में फोर्ट विलियम कलकत्ता में अपेक्स न्यायालय का अर्थ होता है किसी देश का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना है वो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में की गई थी। उच्चतम न्यायालय की फोर्ट विलियम में की गई थी और इसमें जो न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश, यानी कि कुल जो 4 न्यायाधीश थे वो इसमें सम्मिलित थे। जैसे आज हमारे
सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश हैं, वैसे ही जो 1773 का जो रेगुलेटरी एक्ट था उसमें कुल 4 न्यायाधीश थे, और जो सर एलिजा इम्पे थे वो उस समय उसके मुख्य न्यायाधीश थे। और जो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय था उसका कार्यकाल ब्रिटिश सम्राट की इच्छा पर निर्भर था, कि जब तक ब्रिटिश सम्राट की इच्छा है, प्रसाद पर्यंत है, तब तक वो न्यायाधीश अपने पद पर रह सकते थे। ब्रिटिश सम्राट के पास इस बात का अधिकार था कि उन्हें जब चाहे उन्हें पद से वो हटा सकता था। और साथ ही इस उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, परमादेश, त्रुटि विषयक रिट जारी करने का अधिकार या शक्तियां प्राप्त थी। आज अपन देखते हैं कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 32 और 226 में 32 में हमारा सुप्रीम कोर्ट और 226 में हाई कोर्ट जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है, वैसी की वैसी रिटें जारी करने की जो शक्ति थी, वो शक्ति उस समय जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, उस उनके पास में थी। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों के द्वारा अनुमोदित 3 नामों में से एक व्यक्ति को सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा शेरिफ पद नाम से नियुक्त किया जाता था, और जिसका मुख्य कार्य न्यायालय के आदेशों का निष्पादन करना और न्यायालय द्वारा बाधित व्यक्ति को कारागार में बंदी बनाए रखना था। कि सुप्रीम कोर्ट जो कार्य करता था उस कार्य को, उस निर्णय को कार्यान्वित करने का भी प्रावधान किया गया था, कि मुख्य न्यायाधीश और जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो 3 नाम अनुमोदन करते थे, और इन 3 न्यायों में से जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी वो परिषद किसी व्यक्ति को शेरिफ के नाम से नियुक्त करती थी, और उसका काम था कि न्यायालय के निर्णयों को कार्यान्वित करने की व्यवस्था करना या उनके कार्यान्वित करने का जो काम है उस काम को संपादित करना। अब हमने पढ़ा कि इस प्रकार की जो व्यवस्था थी रेगुलेटिंग एक्ट की, मुख्यतः काम कंपनी के शासन को विनियमित करना था, उसकी व्यवस्था थी। उसमें क्या कमियां थी, क्या त्रुटियां थी, इस अधिनियम का हम मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? तो हम ये कहेंगे कि ये एक तरह का एक्ट नहीं बल्कि क्या था, एक समझौता था, और वो कई मुद्दों पर स्पष्ट नहीं था, अस्पष्ट था। और 1774 और 76 के बीच में जो गवर्नर जनरल थे और उनकी जो परिषद थी उसमें भी डिस्प्यूट रहा, गतिरोध रहा। और जो सुप्रीम कोर्ट था उसके अधिकार क्षेत्र को लेकर भी त्रुटियां थी, कि उसे कौन सा कानून लागू करना था, और न्यायालय के न्यायिक तथा राजस्व कर्मचारियों पर अधिकार क्षेत्र क्या था, या फिर न्यायालय का सपरिषद गवर्नर जनरल से क्या संबंध था। इसको लेकर भी, इन तीनों कार्य क्षेत्र को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड था वो क्लियर नहीं था। इसलिए कहा है कि वो कई मुद्दों पर अस्पष्ट था। और बंगाल सरकार का जो अपने अधीनस्थ प्रेसिडेंसी थी, आपने पढ़ा था पहले कि बंबई और जो मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उनको इसके अंदर रखा गया था, लेकिन उनके ऊपर जो नियंत्रण था वो नियंत्रण प्रभावी नहीं था। पूर्ण रूप से बंगाल के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा उस पर है वो नियंत्रण स्थापित नहीं किया जा सका था। अब ये जो एक्ट था, इस एक्ट के माध्यम से पूरी की पूरी जिस सुव्यवस्था स्थापित करने का जो दावा किया था वो दावा अपने आप में खोखला था। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि अगले ही कुछ टाइम बाद में, लगभग 10 वर्ष बाद, सरकार एक बार पुनः ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक और एक्ट लाया गया था। उसमें क्या क्या विशेषताएं थी, उसके क्या प्रावधान थे, वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका कार्यान्वयन को देखा गया, उसकी क्या त्रुटियां थी,
क्या कमियां थी, क्योंकि कई मुद्दों पर स्पष्ट था, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य क्षेत्र भी स्पष्ट नहीं था, और जो दो प्रेसिडेंसी थी बंगाल के अधीन किया था जिनको, बंबई और मद्रास को, उनको लेकर भी कई खामियां थी। तो ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय बाद एक और एक्ट लाया और उसका नाम था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में लाया गया था। और इसका जो नामकरण उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पिट्स द यंगर, उनके नाम पर किया गया था, उनकी सरकार थी। अब कारण क्या थे? कारण, पहला कारण यही था, कोई भी एक्ट हो हम 1773 से शुरू करेंगे और 1947 का जो एक्ट आएगा, उस एक्ट लाने का कारण यही था कि पिछले एक्ट की जो कुछ कमियां थी, कुछ त्रुटियां थी, या उस एक्ट के माध्यम से जो असंतोष था, उस असंतोष को दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार इस बात को लेकर मजबूर हुई कि अब हमें एक नया एक्ट लाना पड़ेगा। और उसी का परिणाम ये हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ठीक 10 साल बाद 1784 में अंग्रेजी सरकार एक और एक्ट लेके आई थी, जिसको हम पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते थे। कारण क्या था? जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप था वो भंग हो चुका था। कंपनी की आर्थिक स्थिति है वो दयनीय थी, वित्तीय स्थिति खराब थी, और कंपनी ने अंग्रेजी सरकार को ऋण के लिए अपनी एक अर्जी दी थी। कर्नाटक के युद्ध में भी प्रेसिडेंसी सरकार का असंतोषजनक प्रदर्शन रहा था। जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी शामिल हुई थी उनका कोई ठीक ठाक है वो प्रदर्शन नहीं रहा था। डंडास के विधेयक तथा फॉक्स के भारतीय विधेयक को संसद के द्वारा अस्वीकृति दी गई थी। ब्रिटिश संसद के सदस्यों के द्वारा, जिसमें फॉक्स थे, डंडास थे, उन्होंने कुछ निजी जो विधेयक है वो पेश किए थे, लेकिन संसद ने उसको स्वीकृत नहीं किया था। लेकिन संसद के ऊपर एक प्रकार का नैतिक दबाव हुआ कि अब हमें भारत में जो कंपनी का जो प्रशासन है उसमें सुधार लाने के लिए कुछ और है वो एक्ट लाने होंगे, तो ये एक्ट लाया गया था। अब इसमें क्या प्रावधान था, मुख्य क्या विशेषताएं थी? अब ये था कि इस एक्ट के तहत एक नियंत्रण मंडल, या जिसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी, जिसमें ब्रिटिश संसद के सदस्य शामिल थे। और बोर्ड के द्वारा जो आदेश थे उनको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि निदेशक मंडल को मानना होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कंपनी के जो निदेशक थे उनकी शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। नियंत्रण बोर्ड के जो आदेश थे उनको निदेशकों के अधिकरण की 3 सदस्यीय समिति को सीधे भारत भेजना होगा। निदेशकों के प्राधिकरण की यह शक्ति बनी रही कि वे भारत में गवर्नर जनरल, गवर्नर, मुख्य सेनापति तथा परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कर सके। यानी कि गवर्नर जनरल की, मुख्य सेनापति की, और जो परिषद थी उस परिषद की नियुक्ति का जो अधिकार है वो अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा। और गवर्नर जनरल की जो बंगाल परिषद थी उसकी सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया और उसे और अधिक प्रभावशाली बना दिया गया। अब देखिए, हमने ये पढ़ा था कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बंगाल के अधीन बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी उन प्रेसिडेंसियों को शामिल किया गया था, और उसके ऊपर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद का बंबई तथा मद्रास की प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण बढ़ा दिया गया। यानी कि मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उस पर इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल का जो प्रभाव है, जो अधिकार क्षेत्र है, वो और भी अधिक बढ़ गया था। गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को ये आदेश दिए गए कि वह निदेशकों के प्राधिकरण की सुनिश्चित अनुमति के बिना कोई युद्ध अथवा संधि नहीं करे। यानी कि
गवर्नर जनरल और जो परिषद थी उसको इस बात के लिए पाबंद किया गया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के बिना आपको न तो कोई युद्ध करना है और न युद्ध के संबंध में किसी भी प्रकार की जो संधि है वो आपको करनी है। अब भारत तथा इंग्लैंड की अंग्रेजी प्रजा के द्वारा भारत में किए गए अपराधों के लिए मुकदमे चलाने का प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत जो अंग्रेजी प्रजा थी जिनके ऊपर सीधा अंग्रेजों का शासन था, जो प्रांत थे, वहां पर अपराधों के लिए अब मुकदमे या उनके ऊपर वाद लाने की जो शुरुआत की गई थी। नियंत्रण बोर्ड जिसमें 6 सदस्य थे, कमिश्नर थे, उन्हें नियुक्त किया गया जो भारत में दीवानी, सैनिक तथा कर व्यवस्था का नियंत्रण करेंगे। यानी कि नियंत्रण बोर्ड में 6 ऐसे आयुक्त थे जिनको यह कहा गया कि आप भारत में जो दीवानी मामले हैं, जो सैनिक है, जो कर व्यवस्था मामले हैं, उनके आप नियंत्रण का प्रयास करेंगे। और कंपनी के के सारे जो राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य थे उनको पृथक पृथक करने का जो कार्य है वो इस पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। इसके तहत भारत से संबंधित मामलों को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया तथा इस एक्ट में भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है। अब देखो, बड़ी बात थी कि भारत से संबंधित जितने भी मामले थे उनको ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया और जो कंपनी का पूरा क्षेत्र था उसको यह कहा गया कि ये ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र है। यहां पर कंपनी का है जो शासन है उसको लेकर ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र के नाम से उनको है वो कहा गया था। कंपनी के राजनीतिक मामलों के संचालन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। इसका मुख्य कार्य निदेशकों की नीति को नियंत्रित करना था। तो मैंने पहले ही कहा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें बनाया गया था कंपनी के माध्यम से, और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है, नियंत्रण मंडल है, उसकी जो नियुक्ति है वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। और ये जो नियंत्रक जो मंडल है, इस मंडल का काम था कि वो जो बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर है जो 1773 के एक्ट से कार्यान्वित हुआ था उसकी नीतियों को नियंत्रित करना, उसके कार्यों को नियंत्रित करना या उसके ऊपर नियंत्रण रखना था। आगे की क्या विशेषता है? अब इसका मूल्यांकन कि इसका सबल पक्ष क्या है और निर्बल पक्ष क्या है। ठीक है, तो आप देखो, एक तरह से अब कंपनी में भी वापस एक तरह का द्वैध शासन था। द्वैध शासन कैसे? एक कंपनी के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा की गई थी, और दूसरा कंपनी के जो डायरेक्टर से जो निदेशक थे उनका नियंत्रण था। तो दोहरा शासन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अधीन थे और बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल है वो उस पर पार्लियामेंट का नियंत्रण था। तो इसको इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से दोहरा शासन था, जिसको हम कह सकते हैं द्वैध शासन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, नियंत्रण मंडल या निदेशक मंडल हिंदी में हम कह सकते हैं। भारतीय मामलों पर अब धीरे धीरे संसद का नियंत्रण बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो नियुक्ति है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा की गई है। इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल था उसकी भी शक्तियां बढ़ रही थी, और बंबई तथा मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उनको बंगाल के अधीन किया गया था, हमने ये पढ़ा था। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ कि भारत में जो अंग्रेजी प्रभु सत्ता जो बिखरी हुई थी, बंगाल में अलग थी, मद्रास में और बंबई जो 3 केंद्र थे वो अब धीरे धीरे एक जगह आ गए थे। तो एक तरह से अंग्रेजी जो प्रभु सत्ता थी उसका एकीकरण होने लगा, वो अपने केंद्रीकृत स्वरूप में है
वो स्वरूप में सामने आने लगी थी। कंपनी के निदेशकों को यह प्रसन्नता थी कि नियुक्तियां अभी भी वे कर सकते थे। हालांकि जो महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां थी उनका अधिकार है वो अभी भी निदेशक मंडल के पास था। अब एक विद्वान हुए जो ब्रिटिश राजनीतिज्ञ या कानून के विशेषज्ञ माने जाते हैं, एडमंड बर्क, और बर्क ने यह टिप्पणी की कि ये जो एक्ट था, जो पिट्स इंडिया था, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक ऐसा अच्छा तथा दक्ष उपाय है जैसा कि मनुष्य बना सकता है। अर्थात कंपनी के शासन में सुधार लाने के लिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर प्रयास किया जाता है तो वो प्रयास इस पिट्स इंडिया एक्ट के रूप में सामने आता है। यानी कि एक मनुष्य जितना अच्छा प्रयास कर सकता है इस एक्ट में लाने के लिए, वैसा ये एक्ट लाया गया था। यानी कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा पेश किया जाने वाला अब तक का सबसे जो अच्छा जो एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट, और उसमें भारतीय प्रशासन में सुधार लाने के वो प्रयास किए गए थे। नेक्स्ट हमारा आता है 1813 का चार्टर एक्ट। अभी हमने देखा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, और अब आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट। क्यों लाया गया था? इसलिए लाया गया था कि गवर्नर जनरल वेलेस्ली के द्वारा लंबे युद्ध लड़े गए थे, और उस युद्ध के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी की जो वित्तीय स्थिति है या जो आर्थिक स्थिति है वो दिनों दिन कमजोर हो गई थी। और 1808 में जब ये वित्तीय स्थिति कमजोर हुई थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, एक कंपनी की नियुक्ति की थी, और उस कंपनी का काम था कि वो भारतीय मामलों की छानबीन करे, उसकी रिपोर्ट दे। ब्रिटिश व्यापार धीरे धीरे कम हो रहा था क्योंकि फ्रांस के जो नेपोलियन थे उन्होंने एक महाद्वीपीय व्यवस्था स्थापित की थी, और पूरी की पूरी उस जो ब्रिटिश जो व्यापारिक जो व्यवस्था थी उसकी कमर तोड़ने का प्रयास किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार की जो औद्योगिक गतिविधियां थी वो उत्तरोत्तर ह्रास की ओर जा रही थी, उसमें गिरावट आ रही थी। अंग्रेजी व्यापारियों के द्वारा भारतीय व्यापार को सबके लिए खोलने की मांग की गई। अब पहले क्या था, अंग्रेजी जो कंपनी थी उस कंपनी में केवल गिने चुने जो व्यापारी थे जो कंपनी से जुड़े हुए थे उनको ही भारत में व्यापार करने की छूट थी, और इधर नेपोलियन के द्वारा महाद्वीपीय व्यवस्था लागू की गई तो आर्थिक स्थिति है वो डामाडोल हो गई थी कंपनी की, ब्रिटिश सरकार की। तो ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि अब व्यापार बढ़ाने के लिए भारत के ऊपर जो कंपनी का जो एकाधिकार है, जो मोनोपोली है, उस मोनोपोली को खत्म किया जाए। तो एक तरह से कंपनी का जो एकाधिकार था भारत के व्यापार को लेकर उसको खत्म करने की अब वो संभावनाएं लग रही थी। अब इसमें क्या प्रावधान किए गए थे, जैसा हमने ये देखा कि चार्टर एक्ट है वो 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद अंग्रेजी सरकार है, पार्लियामेंट है, वो भारत के जो कंपनी का जो प्रशासन है, कंपनी के जो राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य है उसको विनियमित करने के लिए कोई एक्ट का निर्माण करेगी। तो इस एक्ट के तहत अब 20 साल की अवधि को बढ़ा दिया गया, और ब्रिटिश व्यापारिक स्थिति थी जो महाद्वीपीय व्यवस्था के कारण वो उत्तरोत्तर खराब हो रही थी, इसलिए वहां के जो समस्त व्यापारिक वर्ग थे उन्होंने ये कहा कि भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में जो कंपनी का एकाधिकार है व्यापार को लेकर उसको खत्म किया जाए। तो उसका परिणाम हुआ कि 1813 का जो एक्ट था उस एक्ट में कंपनी का जो एकाधिकार था भारतीय व्यापार को लेकर, जो मोनोपोली थी, उसको अब खत्म कर दिया। अर्थात कोई भी ब्रिटिश व्यक्ति अब भारत में व्यापारिक गतिविधियां शुरू कर सकता है, उसको भारत के साथ
किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियों को शुरू करने की छूट है वो दी गई थी। लेकिन दो मामलों में, एक तो चाय का, अभी भी चाय के संदर्भ में कंपनी का एकाधिकार था और चीन के व्यापार का भी एकाधिकार, यानी कि चाय का और चीन के साथ व्यापार करने की जो छूट है वो केवल कंपनी के पास थी। कुछ प्रतिबंध थे, लेकिन प्रतिबंधों के साथ समस्त अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की खुली छूट दी गई थी। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन प्रतिबंध था कि आप छूट कर सकते हैं या आप यहां रह सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अंग्रेजी सरकार से एक लाइसेंस लेना होगा। भारतीय राजस्व से व्यय करने के लिए नियम तथा पद्धतियां बनाई गई थी कि किस प्रकार से व्यय होगा, किन मदों पे होगा, उनको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। कंपनी के पास बड़े बड़े पदों की नियुक्ति तथा उसके संरक्षण की शक्तियां बनी रही, केवल उन्हें क्राउन से ही उनका अनुमोदन करना था। जब हम आर्थिक अपवाह का सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके साथ एक और सिद्धांत पढ़ते हैं, वो है नैतिक अपवाह का सिद्धांत। यह सिद्धांत ऐसा था कि कंपनी के जितने भी बड़े राजनीतिक पद थे और सेना में जितने भी बड़े पद थे वो केवल और केवल यूरोपीय लोगों अर्थात ब्रिटिश लोगों के लिए ही सुरक्षित थे, जिसे नैतिक अपवाह का सिद्धांत कहा गया है। अर्थात किसी भी भारतीय को कंपनी के बड़े पदों पर नियुक्त करने योग्य नहीं माना था। कंपनी को 1 लाख रुपया वार्षिक भारत में साहित्य और शिक्षा पर व्यय करने का अधिकार दिया गया था। तो पहला एक्ट था, उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि कंपनी में 1 लाख रुपए है जो भारत में शिक्षा और साहित्य पर खर्च किए जाएंगे, कि किस प्रकार से यहां पर शिक्षा को और साहित्य को उन्नत किया जा सकता है। तो पहली बार ऐसा प्रावधान है वो 1813 के एक्ट में है वो किया गया था कि कंपनी शिक्षा संबंधी गतिविधियों बढ़ावा देने के लिए 1 लाख रुपया खर्च है वो भारतीय क्षेत्र के संदर्भ में खर्च करेगी। नेक्स्ट हमारा यह सिद्धांत था कि इस एक्ट में जो अंग्रेजी मिशनरीज थी उनको भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी और उनको यह कहा गया कि आप अपनी मिशनरीज की गतिविधियों को भारत में शुरू कर सकते हैं। और ईसाई मिशनरीज जो मिशनरीज थी उनका उद्देश्य यह था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना और उनका प्रसार करना। तो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान इस एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, ध्यान रखना। और ये जो प्रावधान किया गया था उस प्रावधान को कहा गया है पियस क्लोज या पवित्र खंड। और इस खंड के माध्यम से ब्रिटिश के जो धार्मिक मामलों की जो मिशनरीज थी वो भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकती थी। और इस प्रावधान को इस एक्ट में लागू करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास किए थे, जो पार्लियामेंट में लॉबिंग की थी, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बनाया था, एक अंदर गुट बनाते हुए कि आपको 1813 के एक्ट में इस बात का प्रावधान करना होगा कि ईसाई मिशनरीज है वो भारत में कार्य करें, उनको अनुमति दें। और उन्होंने कहा कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना एक पवित्र कार्य होगा। और उसकी जो लॉबिंग की थी वो की थी चार्ल्स ग्रांट ने। तो आप ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो पवित्र खंड है उस पवित्र खंड को किस एक्ट के तहत मान्यता दी गई थी, उसकी लॉबी किसने की थी और उसका क्या उद्देश्य था। तो ये तीनों चीजें हैं वो 1813 का जो चार्टर एक्ट था उससे जुड़ी हुई है। नेक्स्ट आता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। तो मैंने पहले आपको क्लास में शुरू बताया था कि ये जो संवैधानिक विकास था ये क्रमिक सुधार के प्रयास थे। और जो पिछला एक्ट था
उस एक्ट की कुछ कमियों को सुधारने का प्रयास था, उसकी मूल्यांकन करते हुए या कुछ जो गतिविधियां घटित हुई थी उस गतिविधियों के जवाब में अंग्रेजी सरकार के द्वारा ये एक्ट लाए गए थे। और उसी क्रम में जो एक्ट आया था वो था 1833 का चार्टर एक्ट। अब ब्रिटिश शासन को लंबा समय हो चुका था और अंग्रेजी शासन की सर्वश्रेष्ठता भी स्थापित हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार का इस बात का प्रयास था कि अगर हमें भारत में लंबे समय तक टिकना है तो भारत का प्रशासनिक एकीकरण हमें करना होगा। और इसी दरमियान अंग्रेजी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में विहिक दल को बहुमत मिला था, विहिक दल की सरकार बनी थी और सरकार बनने पर एक सुधारों का युग है वो प्रारंभ हुआ था। और ये महसूस किया गया कि भारत में किस प्रकार ब्रिटिश हितों को अधिकतम रूप में पूरा किया जा सकते हैं या ब्रिटिश हितों के रूप में स्वार्थ सिद्धि को कैसे पूरा किया जा सकता है, उस पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डिबेट हो रही थी भारतीय प्रशासन को लेकर, उसमें कंपनी के संविधान और भारत के प्रशासन में क्या क्या परिवर्तन को लेकर सुझाव आए थे, उन सुझावों को लागू करना था कि इस प्रकार के सुधार लागू करते हुए जो भारत के संदर्भ में ब्रिटिश जो हित है उन हितों को अधिकतम रूप में कैसे पूरा किया जा सकता है। तो इन सभी कारणों को लेकर जो हमारा एक्ट लाया गया था वो एक्ट था 1833 का चार्टर एक्ट। प्रावधान क्या थे? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन तथा चाय के विषय में भी पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था। हमने 1813 का एक्ट पढ़ा था कि व्यापार का जो एकाधिकार था कंपनी का भारत को लेकर उसको समाप्त कर दिया, लेकिन दो अपवाद रखे गए थे। दो अपवाद कौन कौन से थे? एक तो था कि चाय पर अधिकार बना रहेगा और चीन के साथ व्यापार का अधिकार बना रहेगा, लेकिन इन दोनों को अब इस एक्ट यानी कि 1833 का जो एक्ट था उसके माध्यम से पूर्णतया समाप्त कर दिया गया। और आगे जो चार्टर का जो टाइम है उस टाइम को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। कंपनी को भारत का प्रशासन अंग्रेजी क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना होगा कि भाई आप प्रशासन करेंगे लेकिन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में आप शासन करेंगे। और यह कहा गया कि कंपनी को अब अपना व्यापारिक कार्य अति शीघ्र बंद करना होगा। इससे पहले गवर्नर जनरल द्वारा जो सभी कानून थे वो अब अधिनियम कहलाएंगे और पहले उनको कहा जाता था रेगुलेशंस या अपन कह सकते हैं विनियम। तो 1833 का जो चार्टर था उस चार्टर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था कि अब जितने भी गवर्नर जनरल के द्वारा जो कानून है उनको हम अधिनियम कहेंगे, एक्ट कहेंगे, पहले रेगुलेशंस कहते थे। क्यों? क्योंकि अब उनको प्रतिलिपि संसद के सामने रखनी होगी कि ये जो अधिनियम है ये गवर्नर जनरल के द्वारा वहां लागू किया गया है, उसकी प्रति संसद में रखनी होती। संसद ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा उस पर डिबेट होती, उस पर चर्चा होती, उस पर वाद विवाद होता। और एक महत्वपूर्ण और फर्क था, हमने 1773 का एक्ट पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, लेकिन 1833 का जो एक्ट था उसमें यह कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर है वो जनरल बनने लग गया था। और लॉर्ड जो विलियम बेंटिंक है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ये जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो प्रावधान इस एक्ट या अधिनियम के माध्यम से किया गया है। आपको ध्यान रखना है 1833 का जो चार्टर एक्ट है उस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था।
और बंबई तथा मद्रास की जो प्रेसिडेंसी जो सरकारें थी, वो सरकारें अब सपरिषद गवर्नर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई थी। मद्रास और बंबई की वैधानिक शक्ति, पहले हमने ये पढ़ा था कि युद्ध तथा संधि के मामले में ही बंगाल और प्रेसिडेंसी की सरकारें इसके अधीन थी, लेकिन अब सारी की सारी जो वैधानिक शक्ति थी, जो प्रशासनिक शक्ति थी, वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल था उसके अधीन आ गई, जिसको अपन भारत का गवर्नर जनरल है वो कहने लगे थे। कानून बनाने की शक्ति अब केवल गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद, जिसमें चौथा सदस्य विधि सदस्य जोड़ दिया। पहले एक गवर्नर जनरल थे और 3 सदस्य थे, अब चौथे सदस्य जिनको लीगल एक्सपर्ट के रूप में कहा जाता है वो विधि सदस्य थे, और वो थे लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले को भारत की आधुनिक जो शिक्षा पद्धति है उसका जनक भी कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि मैकाले ने अंग्रेजी सरकार को यह सुझाव दिया कि ब्रिटिश सरकार के हितों को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पर एक लिपिकों की, एक कलर की लंबी अगर चौड़ी फौज चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा को लागू करना होगा। तो उसी के कारण यहाँ पर मैकाले की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है उसको लागू किया गया। और आज भी आलोचना स्वरूप ये कहा जाता है कि भारत की जो शिक्षा पद्धति है उस शिक्षा पद्धति पे अभी भी मैकाले की है वो गहरी छाप है। और उस शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करते हुए जो हमारी नवीन जो शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 को लाया गया है। नेक्स्ट इसमें जो प्रावधान किया गया था वो था समस्त कानूनों को संहिताबद्ध करने तथा सुधारने के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी, कि एक कानूनी संहिता का निर्माण करना, सारे जो कानून जो बिखरे थे उन कानूनों को एकीकृत रूप देने के लिए विधि संहिता का गठन करने के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई थी। और जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के साथ, उसमें बंगाल प्रेसिडेंसी के भी अब 2 भाग किए गए, उसको 2 प्रेसिडेंसियों में बांट दिया गया था। और यहाँ पर अंग्रेजों को भारत में प्रवास करने, भूमि तथा संपत्ति अर्जित करने पर सभी प्रतिबंध समाप्त। अपने पहले पढ़ा था कि 1813 का जो हमारा चार्टर एक्ट था उसमें अगर कोई अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करना चाहता था या बसना चाहता था तो उसको लाइसेंस लेना अनिवार्य था। तो जो लाइसेंस की अनिवार्यता थी वो इस एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दी गई थी। किसी भी भारतीय को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ग के आधार पर कंपनी के अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा, ये प्रावधान किया गया था। हालांकि ये जो प्रावधान है ये लिखित रूप में अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन कंपनी के द्वारा जो शासन किया गया था या जो ब्रिटिश शासन नीति थी वो इस प्रावधान के विपरीत थी, एकदम उल्ट नीति थी। उनका लक्ष्य ये था कि नियुक्ति के समय धर्म को, जन्म स्थान को, वंश को तथा वर्ग के आधार पर है वो ध्यान में रखा जाए। इसलिए मैंने ये कहा था कि एक सिद्धांत आता है जिसको हम कहते हैं नैतिक अपवाह का सिद्धांत। एक ब्रिटिश सरकार का एक अघोषित सिद्धांत था और उस सिद्धांत में यह प्रावधान था कि जितने भी महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है या जो महत्वपूर्ण पद है, चाहे वो राजनीतिक पद हो या सेना के पद हो, वो केवल और केवल यूरोपीय अथवा अंग्रेजी लोगों के लिए सुरक्षित थे। भारतीयों को उन पदों पर नियुक्ति का योग्य नहीं समझा जाता था। हालांकि प्रावधान था जो 1833 का एक्ट था, अंग्रेजी सरकार ने स्पष्ट कहा कि हम भारतीयों के साथ नियुक्ति के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की करनी और कथनी में है वो आसमान का फर्क था। और दासों की अवस्था को सुधारने के लिए दास प्रथा को समाप्त करने के प्रयास भी इस एक्ट के माध्यम से किए गए थे। अब हम ये देखते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला अभी हमने पढ़ा था कि कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने यह नीति घोषित की कि सभी भारतीय नियुक्ति के पात्र है, उनके लिए किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और आगे हम ये पढ़ते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी उस क्रांति का भी एक ही कारण था कि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो अधिकारी सेना में चाहे भारतीय कितनी भी निष्ठा
अंग्रेजी सरकार के प्रति अपनी स्वामी भक्ति रख ले या कार्य कर ले, फिर भी उसके साथ कंपनी के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। तो एक तरह से भारतीयों को सभी पदों पर नियुक्ति के योग्य मानना एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत था इस चार्टर का, लेकिन व्यवहार में उसका प्रयोग नहीं किया गया था। केवल और केवल ये एक दिखावे की व्यवस्था थी। और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो महत्व था वो ये था कि कार्यकारी और वैधानिक केंद्रीकरण की ओर एक कदम था। अब धीरे धीरे अंग्रेजी जो प्रभु सत्ता थी उस प्रभु सत्ता को एकीकृत करने का प्रयास किया गया था। जो अभी बंगाल, मद्रास या बंबई प्रेसिडेंसियों के रूप में बिखरी हुई थी, उसको अब धीरे धीरे एक केंद्रीकृत स्वरूप देने का प्रयास इस एक्ट के माध्यम से किया गया और कंपनी के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा था। उसके ऊपर प्रतिबंध है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के धीरे धीरे बढ़ रहे थे। विधि आयोग नियुक्त किया गया था और विधि आयोग ने कानूनों को संहिताबद्ध करने का प्रयास किया गया था। वो पूरे भारत के लिए लागू होने थे, जिससे देश की एकता और समानता स्थापित करने में सहायता मिली। इसलिए 1833 का जो चार्टर था उस चार्टर को सुभाष कश्यप ने केंद्रीय विधानमंडल की गंगोत्री के रूप में उसको परिभाषित किया है। जैसे हमारी जो गंगा नदी की जो उद्गम है, उत्पत्ति है, वो गंगोत्री से होती है, उसी प्रकार सुभाष कश्यप ने यह कहा कि हमारे केंद्रीय विधानमंडल का जो पहला पायदान है, पहला चरण है, उसकी शुरुआत 1833 के चार्टर एक्ट से होती है। तो ये इसके 1833 के चार्टर के महत्व को दर्शाते हैं कि प्रशासन के दिशा में या अंग्रेजी सरकार का भारतीय प्रशासन के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण बढ़ा या उसकी ओर प्रयास किया गया, उसके बारे में हम 1833 के चार्टर एक्ट को है वो देख सकते हैं। इसके बाद जैसे हमने पढ़ा था कि प्रावधान ये था कि प्रत्येक 20 वर्ष बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक और चार्टर लाया जाएगा। तो 1833 के बाद वापस 1853 में एक चार्टर आता है, उसमें क्या क्या प्रावधान थे वो हम देखेंगे। अब आता है चार्टर एक्ट 1853, जो 1857 की क्रांति से पहले का एक चार्टर था। इसमें इंग्लैंड में एक मांग रखी गई कि कंपनी और सरकार का जो द्वैध शासन था, जो हमने पहले पढ़ा कि कंपनी का जो शासन था वो शासन था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से, और सरकार का जो शासन था वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। तो ये जो द्वैध शासन था, उस द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रयास या मांग की गई थी इंग्लैंड में। केंद्रीय वैधानिक प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व के लिए मद्रास तथा बंबई की सरकारों की मांग की गई थी। अब तक केवल और केवल बंगाल को प्रतिनिधित्व मिला था और मांग की गई थी कि वैधानिक प्रतिनिधित्व है जो दोनों प्रेसिडेंसियां थी, मद्रास और बंबई, उनको भी मिलना चाहिए। भारतीय लोगों ने यह मांग की थी कि आप कार्यकारी और विधायिका अर्थात सरकार के जो कार्य है, जो कानून को लागू करने संबंधी है और कानून को निर्माण करने संबंधी कार्य है, उसके लिए आपको विधानमंडलों की स्थापना करनी चाहिए। तो ये कार्य दोनों को पृथक पृथक करने के लिए भारत में भी मांग है वो उठने लगी थी और कई समितियां नियुक्त हुई और उन समितियों ने यह सुझाव दिया कि भारतीय प्रशासन में आप समय समय पर कुछ परिवर्तन करें, इसलिए अब आपको इस एक्ट के माध्यम से भी भारतीय प्रशासन में वो परिवर्तन करने चाहिए। तो उन समितियों की जब अनुशंसाएं आई तो सरकार इस बात के लिए बाध्य हुई कि अब हमें नए एक्ट के माध्यम से कुछ नए प्रावधान है वो जोड़ने पड़ेंगे। तो अब वो कौन कौन से एक्ट में इसमें प्रावधान थे 1853 के चार्टर एक्ट में, वो हम देखते हैं। कंपनी के चार्टर का अनिश्चित समय के लिए पुनरावर्तन किया गया, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। ये नहीं कहा गया कि हम अगले 20 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए इसके चार्टर को बढ़ाते हैं। और जो डायरेक्टर की संख्या हमने देखा था 1773 के एक्ट में 24 थी, उसको घटाकर 18 कर दिया गया। उसमें से 6 है वो क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाते थे। डायरेक्टरों का जो कोर्ट का जो संरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य जो मेकाले के रूप में नियुक्त किए गए 1833 में, उनको गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था।
विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 12 निश्चित की गई, जिसमें गवर्नर जनरल, प्रधान सेनापति, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्य, बंगाल के मुख्य न्यायाधीश तथा एक अन्य न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बंबई, उत्तर पश्चिमी प्रांत, उत्तर प्रदेश के 4 प्रतिनिधि, इनको मिलाकर जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी विधान परिषद में, वो 12 निर्धारित की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद की कार्रवाई अब जनता के लिए खोल दी गई थी और इसके सम्मुख विधेयकों तथा उन पर वाद विवाद को भी समाचार पत्रों के लिए खोल दिया गया था। यानी कि जो 12 सदस्यों की विधान परिषद थी, उसकी जो कार्रवाई होती थी उसमें वाद विवाद था, बहस थी, किन मुद्दों को शामिल किया गया, उस पर सरकार का क्या पक्ष था, वो सारी की सारी मीडिया के लिए खोल दी गई थी। बंगाल के लिए नया प्रावधान किया कि वहां पर जो डिप्टी गवर्नर है, उपराज्यपाल है, उसकी नियुक्ति की गई थी। भारतीय विधि आयोग जो बना था 1833 के चार्टर एक्ट में, उसकी समीक्षा के लिए एक विधि आयोग इंग्लैंड में नियुक्त किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि भारत में जो सिविल सेवा थी उसकी नियुक्तियां जो पहले राजनीतिक आधार पर नियुक्त होती थी इंग्लैंड के द्वारा, और यह निर्णय किया गया कि अब वो एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। जैसे हमारे यहाँ पर आज आईएएस ऑफिसर्स या राजस्थान में हम आरएस ऑफिसर्स पढ़ते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा, प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा जिनका चयन किया जाता है, वैसे ही इस एक्ट में निर्णय किया गया कि सिविल सेवा के जो सदस्य है उनकी नियुक्ति राजनीतिक आधार पर नहीं होकर प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगी। तो उनके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का प्रारंभ किया गया कि उसमें कोई भी भारतीय जो नागरिक है वो भाग ले सकता है। संपूर्ण भारत के लिए एक विधानमंडल की स्थापना की गई, जो था, मैंने कहा पहले 12 सदस्य थे। गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी या प्रशासनिक कार्यों को अब अलग कर दिया गया था। पहले मांग थी भारतीयों की कि आप कार्यकारी और विधायी जो कार्य है आप उनको अलग अलग कीजिए, तो इसका इसमें समाधान किया गया। इसमें प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया और गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक भारतीय प्रसन्न कुमार टैगोर की वो नियुक्ति की गई थी, जिसको सचिव नियुक्त किया गया था। तो एक तरह से विधान मंडलों में या राजनीतिक नियुक्तियों में भारतीयों की जो नियुक्ति है, उस नियुक्ति का सिलसिला 1853 के चार्टर एक्ट के माध्यम से शुरू हुआ था। और विधान परिषद की जो 12 सदस्यीय विधान परिषद थी, उसकी जो पहली बैठक है वो बैठक 20 मई 1854 को प्रारंभ हुई थी। अब 1853 का हमने चार्टर एक्ट देखा, इसका महत्व क्या था? इसका महत्व यह था कि पहली बार कंपनी के ऊपर इतना नियंत्रण लाया गया और यह कहा गया कि कंपनी ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार के कार्य नहीं किए तो कंपनी को भारत छोड़ने का आदेश भी दिया जा सकता है। ठीक है। दूसरा, भारतीय प्रशासन पर अब धीरे धीरे संसदीय नियंत्रण बढ़ा था। हमने ये पढ़ा, अभी देखा कि 12 सदस्यीय विधान परिषद की नियुक्ति की गई थी और उस विधान परिषद में जो कार्रवाई थी, उसमें जो मामले उठाए जाते थे उनको जनता के लिए खोला था, उनको मीडिया के लिए खोला था। तो एक प्रकार से प्रशासन पर जो संसदीय नियंत्रण था, वो संसदीय नियंत्रण धीरे धीरे अब बढ़ना था या उसकी शुरुआत हो चुकी थी। और विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ हुआ। अभी हमने देखा था कि प्रसन्न कुमार टैगोर को जो गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें नियुक्त किया गया था। तो ये पहली बार किसी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति हुई थी। और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रभाव था, इसका महत्व था, वो ये था कि सिविल सेवा के लिए पदाधिकारियों की जो अब नियुक्ति हो रही थी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हो रही थी। अब इनका चयन खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से किया जाने का निर्णय लिया था। तो ये हमारे 1857 की क्रांति, यानी कि क्राउन का जो शासन था, जो ताज का शासन था, उसके दौरान कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, उन एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, भारतीय प्रशासन के संदर्भ में उनका क्या महत्व था, उनको हमने सभी को सिलसिलेवार देखा। और अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी
वो इसको लेकर होगी कि 1858 की जो क्रांति होती है, उस क्रांति के बाद कंपनी के शासन में क्या परिवर्तन आता है और ब्रिटिश संसद का किस प्रकार से भारतीय प्रशासन के ऊपर नियंत्रण बढ़ता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप सभी लोगों ने जैसे इन एक्ट को देखा होगा, इनकी विशेषताओं को देखा होगा। ये हमारे जो भी मैंने पहले कहा था, सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनका मैंने नाम लिया था, उन सब में कभी न कोई सवाल है इन विशेषताओं लेकर पूछा गया है, या आने वाले एग्जाम में अगर आपके सिलेबस में संवैधानिक विकास का अगर टॉपिक शामिल है तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ें। ठीक है, आपकी उससे संबंधित जो भी जिज्ञासा है, जो भी एग्जाम के पेपर को लेकर जितने भी आयाम है, उस आयामों को समझने में और सवालों को हल करने में आपको सहायता मिलेगी। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो होगी 1858 की जो क्रांति थी, उसके बाद कौन कौन से एक्ट लाए गए थे, उनमें क्या क्या प्रावधान हुए। धन्यवाद।